नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं अपनो उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 3 दिवसीय उत्तराखंड भ्रमण पर हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी आर्मी हेलीपैड पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री रेखा आर्य, सांसद अजय भट्ट, मेयर गजराज बिस्ट सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दौरे को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। ऐसे में हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक भारी पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से पूरा हो सके। वाराणसी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भाग लिया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार और सुरक्षा व्यवस्था को सृजित करने के लिए सीमा सड़क संगठन यानी BRO से अधिक सहयोग की मांग की है। उन्होंने वाइब्रेंट विजिलेंस योजना के तहत सीमांत गांवों के विकास, भारत नेट और सैटेलाइट संचार सेवाओं के विस्तार को लेकर भी अपनी बात रखी। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुदान प्रक्रिया को सरल बनाने और 1979 की दूरदराज घाटी अधिसूचना को निरस्त करने के सुझाव दिए। उन्होंने मानसून के दौरान भूस्खलन और आपदाओं से प्रभावित सड़कों की मरम्मत के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से अतिरिक्त सहयोग की मांग की है। उत्तराखंड की सियासत अब गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत इन दिनों कुमाऊं दौरे पर है। काशीपुर में जनता से संवाद के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। रावत ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, अब बदलाव जरूरी है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साल 2027 के चुनाव में भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल करने का खुला संदेश दिया है। 4 महीने के अंदर आपने मुझे पूरे उत्तराखंड नापते हुए देखा होगा और जगह जगह मैं कांग्रेस के लोगों का आह्वान करके कह रहा हूँ कि ये झूठ लूट फूट की सरकार को उखाड़ करके फेंको, 2027 में बदलाव लाओ और उसके लिए 4 महीने से प्रयास कर रहा हूँ। हम सब एक हैं, एकजुट हैं और इस सरकार की बेईमानी, बेहूदी और ये बिल्कुल जिस तरीके से जन विरोधी नीतियां हैं, महंगाई से आज लोग त्रस्त हैं, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, बेरोजगारी चरम पर है, महिला अत्याचार चरम पर है, दलितों पर अत्याचार चरम पर है, जब असहिष्णुता आज हमारे सहिष्णुदार राज्य की एक नई पहचान बन रही है। असहिष्णुता की अजीब एक अजब सा माहौल बनाया जा रहा है राज्य के अंदर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से राज्य विकास से जुड़े कई अहम विषयों पर सहयोग की मांग उठाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्रीय अनुदान एकमुश्त देने की अपील की है। साथ ही PM ग्रामीण सड़क योजना के बेहतर संचालन के लिए अतिरिक्त सहायता मांगी गई। मुख्यमंत्री ने राज्य में ग्लेशियर अध्ययन केंद्र और जैव विविधता संचरण संस्थान की स्थापना के लिए तकनीकी सहयोग की भी मांग की। इसके अलावा वर्ष 2026 की नंदा राजजात यात्रा और 2027 के अर्धकुंभ के सफल आयोजन के लिए केंद्र से सहयोग की अपेक्षा जताई। केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहयोग मांगा है और अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में जो है नई दिल्ली गए थे और अगर बात करें तो PM आवास योजना के केंद्रीय अनुदान को लेकर आवंटन एकमुश्त करने की उन्होंने मांग की है। साथ ही साथ अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कुशल संचालन के लिए भी जो है उन्होंने अतिरिक्त सहयोग मांगा है। और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन को लेकर भी राज्य में एक उच्च स्तरीय ग्लेशियर अध्ययन केंद्र की स्थापना होने की बात भी जो है उन्होंने कही है कि जल्द से जल्द ग्लेशियर अध्ययन केंद्र भी जो है राज्य में खोला जाए। और साथ ही साथ अगर बात करें तो जो तकनीकी सहयोग है उसकी उन्होंने मांग की है। और मुख्यमंत्री ने राज्य में अगर बात करें तो वर्ष 2026 में नंदा राजजात यात्रा भी होनी है और 2027 में जो है हरिद्वार के अंदर अर्धकुंभ भी होना। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने हाल ही में जो है एक मांग की है केंद्र सरकार से, जिसको अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी जल्दी पूरा कर देगी। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, ANB न्यूज़।
उत्तराखंड के राजधानी देहरादून के नगर निगम परिसर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही नगर निगम की प्रशासनिक प्रमुख नमामि बंसल को ज्ञापन भी इस दौरान सौंपा गया। कांग्रेसी नेता वीरेंद्र पोखरियाल के मुताबिक बार बार शिकायतें आ रही थी कि वार्ड 40 को जो नगर निगम है उनमें से ठीक तरह से कूड़ा उठान नहीं हो रहा है। कूड़ा उठान की व्यवस्था नगर निगम की तरह से ठीक नहीं चल रही, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि 2 से 4 दिनों के अंतराल में कूड़ा उठान हो रहा है। कूड़े की दुर्गंध से घरों में रहने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। सभी कांग्रेस के पार्षदों और कार्यकर्ताओं और साथ ही पूर्व प्रत्याशियों के प्रशासनिक प्रमुख को ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द इस व्यवस्था को ठीक कराने की मांग की गई है। देखिए, लगातार मुझे वार्डों से जो है कॉल आ रही थी 10-15 दिन से कि हमारे यहाँ कूड़ा उठान नहीं हो रहा है, और उसी को मद्देनजर रखते जब मैंने जो 40 वार्ड नगर निगम में जो जुड़े हैं, जिनकी अनदेखी जो अपेक्षाएं जो है नगर निगम द्वारा की जा रही है, तो उसके संदर्भ में जब लोगों से संपर्क हुआ, जब बात करी, जो पूर्व पार्षद जो प्रत्याशी रहे हैं और चाहे वो नगर निगम के अंदर जो सिटी के अंदर उनसे बात की, तो उन्होंने भी यही अपना बताया कि हमारे यहाँ भी लगभग 2 दिन 4 दिन छोड़कर जो कूड़ा उठाया जा रहा है। आज गर्मी का समय होते हुए भी, क्योंकि कूड़ा एक दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, और उस व्यवस्था के जिस तरह नगर निगम ये दावा कर रहा है कि हमारी जो सफाई जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो रही है, जो घर से कूड़ा उठान का जो काम है वो सुचारू रूप से चल रहा है, जबकि धरातल पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। तो उसी की अवगत कराने के लिए नगर निगम के जो आयुक्त हैं आज उसको ज्ञापन देने। दिनेशपुर में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गुजरात और पंजाब में हुई उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जीत पर खुशी जताते हुए एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाइयां दी। इस दौरान आपके बंगाली प्रकोष्ठ के संयोजक सुभाष व्यापारी ने कहा कि भाजपा से लोग खिन्न है, तभी तो गुजरात में भाजपा की सरकार होते हुए भी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आगामी 2027 की होने वाली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की जीत सुनिश्चित है। हम जिस चीज़ को लेके जो सवाल आपका था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव हारने के बाद सब लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी विलुप्त हो रही है। आम आदमी पार्टी विलुप्त नहीं हुई। आम आदमी पार्टी और मजबूती के साथ चुनाव में आ रही है, और इसका प्रदर्शन अभी ये 2 बाई इलेक्शन में देखने को मिला है। आने वाले समय में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी 70 के 70 विधानसभाओं पे बहुत मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ेगी, और हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस की भ्रष्ट शासन से लोग त्रस्त हैं, जहां पर किसी प्रकार का कोई सुविधाएं, जन सुविधाएं लोगों को मिल नहीं रहा है। लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, बेरोजगार दुखी है, बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं है, महंगाई है, महंगी बिजली है, और लॉ एंड ऑर्डर खत्म है, भ्रष्टाचार चरम पे है, ब्यूरोक्रेट्स भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भाजपा के जितने भी नेता हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में सब पैसे कमाने में लगे पड़े। जनता को कहीं कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जहाँ पे भी जनता ने इनको मौका दिया। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को अग्रिम आदेशों के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये फैसला लिया है, जबकि इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर चुनाव की तिथियां घोषित कर दी थी। लेकिन आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना यानी गजट नोटिफिकेशन जारी किए जाने बिना ही चुनाव की घोषणा करने पर हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीते 21 जून को राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार जिलों को छोड़ बाकी 12 जिलों के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत उत्तराखंड में 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाने थे। अल्मोड़ा के क्वाबर क्षेत्र में वैकल्पिक सड़क निर्माण को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हुए अल्मोड़ा से कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी कांग्रेस जनों को लेकर प्रांतीय खंड लोनीवी कार्यालय परिसर में धरना दे रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि लंबे समय से लोग क्वार और कैंची को लेकर परेशान हैं। हमने प्रदर्शन भी किया था। इस बार अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी धरने पर खुद बैठे हैं और कारण यही है कि जब हमने प्रदर्शन करना शुरू किया तो सरकार
सरकार ने एक वैकल्पिक मार्ग के लिए 10 करोड़ 30 लाख की धन आवंटित किया और इस बड़ी रकम का काम बिना टेंडर के हो रहा है। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात तो यह है कि 10 करोड़ 30 लाख का काम ही नहीं किया जा रहा, बल्कि इस रोड में PMGSY और प्रदेश का विभाग भी काम कर रहा है। खुली धांधली है और भ्रष्टाचार इस प्रदेश में लगातार जारी है। देखिए, अल्मोड़ा क्वारब के मामले को लेकर हम लोगों ने एक प्रदर्शन अल्मोड़ा में किया था और लंबे समय से वहां के लोग परेशान हैं, चिंतित हैं क्वारब और कैची को लेकर। अब कल भाई मनोज तिवारी जो हमारे विधायक है अल्मोड़ा के बारामंडल के, वो धरने पे बैठे हैं। कारण ये है कि जब हम लोगों ने धरने प्रदर्शन करने शुरू किए तो सरकार ने एक वैकल्पिक मार्ग के लिए क्वारब में धन आवंटित किया 10 करोड़ 30 लाख रुपए। और मजे की बात है कि 10 करोड़ 30 लाख जैसी बड़ी रकम का काम बिना टेंडर के हो रहा है इस प्रदेश में। तो विधायक जी ने विरोध किया और जानकर आश्चर्य करेंगे आप सारे मेरे प्रबुद्ध जन कि खाली 10 करोड़ 30 लाख का काम बिना टेंडर के ही नहीं हो रहा, बल्कि उसी रोड में PMGSY भी काम कर रही है, उसी रोड में राज्य के का जो है प्रदेश का जो हमारा विभाग वो भी काम कर रहा है। ये कैसे अंधेरी लूट हो रही है? मतलब उसी 2 किलोमीटर में स्टेट सेक्टर से भी काम हो रहा, उसी 2 किलोमीटर में जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना का भी काम हो रहा। तो खुली धांधली है और खुला भ्रष्टाचार इस प्रदेश में हो रहा है और अब सरकार इतनी बेशर्म हो रही है कि ऐसी चीजों को एड्रेस भी नहीं कर रही। उत्तराखंड राज्य पलायन के दंश को झेल रहा है। वहीं पलायन को रोकने और लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार कदम भी उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने गांव को गोद लेने के दिशा निर्देश दिए। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी की पहल पर विदेश में रहने वाले प्रवासियों के लिए चलाए जा रहे गाँव को गोद ले रहे में रुचि दिखाते हुए कई प्रवासियों ने अपने गाँव को चिन्हित कर लिया है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि प्रधानमंत्री का भी एक सपना था कि भारत का गांव आदर्श गांव बने। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित सांसदों और विधायकों ने 2-2 गांव गोद ले लिए हैं। जहां पर कभी विकास की किरण भी नहीं पहुंच पा रही थी, वो गांव आदर्श गांव के रूप में अब जाने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री जी का सपना था आदर्श गांव। देश के अंदर जो अभी हमारे गांव है, जहां तक अभी तक हमारी योजनाओं की किरण नहीं पहुंची है, वहां तक उन किरण को पहुंचाने के लिए तमाम हमारे चाहे सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, सभी एक या 2-2 गांव गोद ले रहे हैं और उनको एक आदर्श गांव बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें हम रोजगार से लेकर के तमाम स्वयं सहायता समूहों के जरिए वहां पर रोजगार पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रोड, बिजली, पानी, तमाम वो सुविधाएं लोगों तक पहुंचे, ये हमारा ध्येय है। और क्योंकि उत्तराखंड में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से एक गांव को सुंदर और सुदृढ़ बनाने का काम किया है, जो एक ही कलर में बहुत ही अपनी सुंदरता बिखेर रहा है, और उसके साथ वहां गांव तक लोगों को रोजगार देने का काम किया, वहां के लोगों को जो होम स्टे के जरिए उनको रोजगार देने की बात कही गई है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे सांसद हैं, जिन्होंने अपने अपने गांव लिए हैं, ठीक उसी प्रकार से ऐसे ही उसी तर्ज पर अगर गांव को बनाया जाएगा तो उत्तराखंड की। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं। जहां मंगलौर के गंगनहर में बना दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे एक बार फिर क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर पुल से गुजर रहे हैं। पुल का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। NH के अधिकारी पुल की मरम्मत करने में लगातार जुटे हुए हैं। तो वहीं 5 वर्ष पहले ही दिल्ली हरिद्वार मार्ग का चौड़ीकरण कर 4 लेन बना दी गई थी। वहीं मंगलौर गंगनहर पर करोड़ों रुपए की लागत से पुल निर्माण कराया गया था, लेकिन पुल निर्माण के बाद ही पुल कई बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। 4 धाम यात्रा के दौरान इसी हाईवे से देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। तो वहीं आगामी 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है। ऐसे में पुल पर हजारों की संख्या में वाहनों का आगमन होगा। ऐसी स्थिति में पुल से गुजरने वाले वाहनों के लिए खतरा बना हुआ है। इसमें हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से ये NH के अधिकारियों के द्वारा पुल का निर्माण कराया गया, ये पुल बिल्कुल घटिया सामग्री से बना है। ये कई बार यहाँ टूट लिया। अब 4 धाम यात्रा हमारी चल रही, कांवड़ यात्रा हमारी चलेगी,
और ये लेकिन एनएच के अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये ठेकेदार और एनएच के अधिकारियों की साठगांठ और मिली भगत करके बड़ा भ्रष्टाचार करके ये घटिया पुल का निर्माण करा गया और लगातार इस पुल पर जाम लग रहे, आने जाने वाले यात्रियों को दिक्कत परेशानी हो रही। हमारे बड़े एनएच के अधिकारियों से ये निवेदन है कि जिन्होंने ठेकेदारों ने या अधिकारियों ने इस पुल का निर्माण कराया उनकी जांच करी जाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए और ये रिकवरी करी जाए। जो पैसा इस पुल में लगाया सरकार से लिया उसकी वापस रिकवरी इन ठेकेदार और अधिकारियों से यहाँ की सरकार करने का काम करे। अगर यहाँ कोई भी घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार यहाँ के एनएच विभाग और यहाँ की सरकार। उत्तराखंड राज्य में 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। कांवड़ यात्रा को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया है कि कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। वहीं हरिद्वार में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। तो ऐसे में कांवड़ यात्रा से जुड़े 5 राज्यों की इंटरस्टेट बैठक 27 जून को होने वाली है, जिसमें यात्रा से संबंधित सभी स्थितियों पर विस्तार से चर्चा होगी। वहीं यात्रा के दौरान हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए बैठक विशेष रूप से होगी। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये कांवड़ यात्रा हमारे नेबरिंग 5 स्टेट्स को से अफेक्टेड होती है, चाहे वो हरियाणा हो और दिल्ली हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल के लोग भी इसमें आते हैं। तो इन सभी प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 27 तारीख को एक इंटर स्टेट हायर लेवल की एक मीटिंग रखी गई है और उसमें ये सारे इश्यूज़, चाहे वो डीजे का इशू हो, कांवड़ की ऊंचाई को लेकर इशू हो, और एक एसओपी बनाने की बात की गई है। चूँकि वो श्रद्धालु होते हैं तो पुलिस उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकती और हमारा भी एक रहता है कि अतिथि देवो भव, तो उनका हम समझा बुझाकर सम्मानपूर्वक जो भी हम कर सकते हैं करते हैं। हाँ, लेकिन ये सही है कि अगर कोई लैंड ऑर्डर का इशू होगा और कोई ऐसी स्थिति होगी तो पुलिस अपनी सख्ती से भी पेश आएगी और उसमें कोई कोताही नहीं बरतेगी। जिलाधिकारी देहरादून सवन बंसल ने 5 बालिकाओं को सहायता राशि के चेक वितरित किए। इसके तहत अब तक 38 बेटियों को 13 लाख रुपए से ज्यादा की राशि मिल चुकी है। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि अभिभावक बेटियों को पढ़ाने से ना रोके, उन्हें नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट से मदद मिलती रहेगी। आपको बता दें, उन्होंने प्रोजेक्ट के तहत जरूरतमंदों का चयन करने वाली टीम को भी बधाई दी। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के जरिए जरूरतमंद बेटियों को पढ़ाने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है ताकि किसी बेटी की पढ़ाई बाधित न हो। कितनी बालिकाओं को सहायता राशि दी गई और कितना ये इवेंट था और क्या इसका उद्देश्य है? ऑनरेबल सीएम की प्रेरणा से जो हमारे जिले का इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा, वो सक्सेसफुली रन कर रहा है और इसी श्रृंखला में आज 5 बच्चों की एजुकेशन को फिर से इनेबल किया गया है। हमारी ग्राउंड टीम जिसमें हमारी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स, पटवारी, हमारे बीडीओज, तहसीलदार सब सम्मिलित हैं। वो बहुत त्वरित गति से एलिजिबिलिटी चेक्स करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, जिससे जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज्ड बालिकाएं हैं उनको वरीयता देते हुए विद इन 15 to 20 डेज उनको चेक प्रदान कर दिया जाता है और उनकी पढ़ाई रिज्यूम हो जाती है। मानसून की दस्तक के साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन सतर्क हो गया है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा है कि यात्रा मार्ग पर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई है और सभी विभागों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस बार मानसून के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आती देखी गई, लेकिन सुरक्षा और सुविधाओं में कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और सितंबर में एक बार फिर यात्रा पूरे जोर के साथ जारी रहेगी। देखिए, चारधाम यात्रा आप लोग पहले से ही जानते हैं कि चारधाम यात्रा में कपाट खुलने के बाद मानसून की स्टार्टिंग तक हमेशा से ये परंपरा रही है कि यात्रा काफ़ी तेज होती है, फिर बरसात के टाइम पर थोड़ी डाउन होती है और फिर सितंबर में शुरू होती है। तो वो प्रक्रिया लगभग वही देखने को मिल रही है। इसके अतिरिक्त आपदा से निपटने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। थैंक यू।
पौड़ी जिले में अपराधियों पर पुलिस ने सख्ती तेज कर दी है। जनपद पौड़ी पुलिस ने जिले के 6 अपराधियों को हिस्ट्री शीटर खोल दी है। आपको बता दें, एसएसपी पौड़ी के निर्देश पर इन अपराधियों को हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया गया है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी निहारिका सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है उनके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज है। ये अपराधी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे। आप सभी को पता है कि हमारे आगामी पंचायत इलेक्शंस भी आ रहे हैं और जो हिस्ट्री शीट खुलने की प्रोसेस है ये आज से नहीं, ये पहले से एक पुलिस की रेगुलर प्रोसेस होती है, जिसमें कि हम लोग जो अपराधी होते हैं, जो कि हैबिचुअल होते हैं, उन लोगों की एचएस खोलते हैं और उसमें हम लोग उनकी निगरानी करके एक क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में कोटद्वार पुलिस द्वारा और तथा पौड़ी पुलिस द्वारा एसएसपी सर के निर्देशन में ऐसे अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है और हम लोग इसमें कॉन्स्टेंटली इनकी निगरानी करेंगे और टाइम टू टाइम इनकी एचएस परेड और एचएस की जो भी हम लोगों की इनकी गतिविधियां होती हैं उन पर नजर रखेंगे ताकि हमारे एरिया में जो भी क्राइम है। राजधानी देहरादून में ट्रैफिक की लगातार बढ़ती समस्या को लेकर पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकल ट्रैफिक के साथ साथ चारधाम यात्रा में आने वाले पर्यटकों के कारण शहर पर यातायात का दबाव बढ़ता है। इसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस की ओर से समय समय पर ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की जाती है। बावजूद इसके देहरादून और मसूरी जैसे क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है। कप्तान अजय सिंह ने आगे बताया कि हर दिन 12 लाख से ज्यादा गाड़ियां देहरादून में प्रवेश करती हैं, लेकिन सख्त एनफोर्समेंट के चलते एक्सीडेंटल मामलों में 21 की कमी आई है। शराब पीकर वाहन चलाने पर पुलिस की सख्ती भी दिखाई दे रही है। देखिए, ट्रैफिक जो एक बहुत बड़ी इसलिए समस्या है क्योंकि इससे आम आदमी हमेशा इसमें इफेक्ट होता है। खासकर जब टूरिस्ट सीज़न होता है तो हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट हमारे जो विभिन्न जगह हैं, खासकर देहरादून, मसूरी आसपास हैं, चाहे ऋषिकेश हो और खास और चारधाम यात्रा में भी अत्यधिक दबाव बढ़ जाता है। अभी जो हाल फिलहाल देखा गया है कि 12 लाख के करीब गाड़ियां जो हैं देहरादून शहर में आरटीओ ऑफिस पर रजिस्टर्ड हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोकल ट्रैफिक है और साथ ही साथ जब यात्रा सीजन में बाहर के टूरिस्ट आते हैं तो डेफिनेटली रोड्स वही होती है और कितने भी डायवर्जन किए जाते हैं, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर ऐसा होता है कि वो जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। बाकी अभी बीच हाल फिलहाल में मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए, इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी पुलिस द्वारा विगत सालों में बढ़ाई गई है। अभी एक्सीडेंट्स की बात करते हैं, कुछ बड़े हादसे भी हुए जिसमें 3 से 4 लोग की डेथ रिपोर्टेड हुई, बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं इस 5 महीने का एनालिसिस पिछले सालों से, तो पूरे ओवरऑल 21% जो है कमी इन्फोर्समेंट के कारण एक्सीडेंट्स में आई है, 20% डेथ्स की कमी आई है और 27% शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नवनियुक्त नगर आयुक्त गोपाल राम बनवाल एक्शन में नजर आ रहे हैं। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने सबसे पहले डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की बेहतर बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त ने बैठक कर पर्यावरण मंत्रियों के लिए बीट क्षेत्र तय किए हैं और साथ ही साफ सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के दिशा निर्देश जारी किए। त्रिवेणी घाट पर कूड़ा फैलाने से रोकने के लिए जगह जगह कूड़ादान और जागरूकता से जुड़े डिस्प्ले लगाने के निर्देश भी जारी किए गए। ऐसे में घाट के आसपास के फुटपाथों पर अतिक्रमण को भी जल्द हटाया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो सके। और नगर आयुक्त ने ये साफ कर दिया है कि सफाई व्यवस्था देखने वाले ठेकेदारों से समय समय पर फीडबैक भी लिया जाएगा। चलिए, फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।